हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज इस सेशन में हम सप्लाई एनालिसिस टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 4 और उसके भी दो चार्ट हैं 4A एंड 4B। उसके अंदर दोनों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसने भी डिमांड पढ़ा है उसको बिल्कुल भी सप्लाई टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। डिमांड एनालिसिस भी मैन्युफैक्चरर करता है, लेकिन उसको किस पे ध्यान रखते हुए कि एक कंज्यूमर कैसे एक किसी प्रोडक्ट का क्या करता है, डिमांड करता है। वैसे ही सप्लाई एनालिसिस में भी सप्लायर कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर थॉट करते हैं कि उसको किस अमाउंट में, किस प्राइस में, क्या क्या अदर फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रख के सप्लाई करना है। अब जैसे सिंपल सा लैंग्वेज देखा जाए तो प्राइस बहुत पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक या किसी चीज की, मेटल्स की डाउन हो गई और आपने बहुत सारा परचेस करके रखा है, तो आप कब सप्लाई करना कोशिश करोगे? जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस डिक्रीज है तब आप रखोगे क्या? नहीं। बट यही चीज पेरिशेबल गुड्स की बात करें, बनाना है, अब वो उसके साथ क्या क्या होगा आपको पता है, उसको रखते जाओगे, प्राइस अभी भले लो है तो क्या हो जाएगा, जो मिलने वाला पैसा वो भी नहीं मिलेगा और वो सड़ के एंड ऑल क्या क्या होगा पता है आप लोग को, किच हो जाएगा सब। सो ऐसे केस में आप क्या करोगे? प्राइस लो है तब भी आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे, राइट? तो ये जो डिसीजन लेना, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एक रूल है प्राइस जब इंक्रीज होगा सप्लाई इंक्रीज होगा, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगा। ये फंडामेंटल राइट है, आप या कोई भी होगा यही करेगा। बट सप्लाई एक सिर्फ फैक्टर से नहीं मैनेज होता है, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसके कारण क्या होता है, सप्लाई में चेंजेस आते हैं। ठीक है, सप्लाई समझ में आया? एक नेचुरल आपको समझ में आया? आप सब मैन्युफैक्चरर हो किसके? ये कैलकुलेटर के, नहीं किसके, हाँ ये कैलकुलेटर के। अब प्राइस इसकी ज्यादा होगी तो आप क्या करने की कोशिश करोगे? सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। जब प्राइस क्या होगी इस प्रोडक्ट की, डिक्रीज हो जाएगी, तो आप कोशिश करोगे लेट्स वेट फॉर इंक्रीज प्राइस वंस अगेन। ओके, ये फंडामेंटल याद रखते हुए हम पूरा सप्लाई एनालिसिस देखेंगे। बिफोर गोइंग अहेड, फिर से चैप्टर ने भी रिमाइंड किया है कि, और हाँ, डिमांड चैप्टर में जो भी चीज था मैं एक ओवरव्यू दिखा देता हूं। इंडिविजुअल सप्लाई, वहां क्या था, सप्लाई शेड्यूल यहाँ है, वहां क्या था, डिमांड शेड्यूल। ओके, सब कुछ वैसा ही रहेगा। वहां लॉ ऑफ डिमांड था, यहाँ क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। वहां चेंज इन डिमांड, चेंज इन वेरिएशन इन डिमांड था और चेंज इन डिमांड था, यहाँ क्या है, चेंज इन सप्लाई एंड वेरिएशन इन सप्लाई। तो एक साथ यहां भी मेमोरी टेक्निक क्या लगेगी आपकी, कॉपी। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम। वहां भी डिटरमिनेंट्स यहां लिखा है, वहां क्या लिखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग, वन एंड द सेम थिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड था, यहां क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, या कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जिसके कारण सप्लाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस उसके बाद चैप्टर पे खत्म। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ऑलरेडी आपको सब कुछ आता है। हाँ, और मैंने जो बेसिक कंसेप्ट था क्या, कि बेसिक बोला है, प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू टू विच सप्लाई विल चेंज। वंस रिपीटिंग वंस अगेन, supply is one of the most important factor due to which supply change। मैंने इंक्रीज डिक्रीज बोला है क्या? नहीं, दोनों बार सप्लाई बोला। प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू टू विच सप्लाई चेंज। प्राइस क्या है, सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण सप्लाई चेंज होता है। चलो, अब तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। अब हम पढ़ लेते हैं ये स्टॉक, सप्लाई, टोटल आउटपुट ये होता क्या है। मैं आप ही के कैसे पढ़ा, स्टार्टिंग में ही लिख दिया है उसने कि किसी भी सप्लायर के लिए प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण क्या वो अपना डिसाइड करता है कितनी उसको सप्लाई करना है। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल, ये एक इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफिक प्राइस इज नोन एज सप्लाई। सो जितना अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप रखे हो सेल करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, सप्लाई। ओके, नेक्स्ट आता है, ये कुछ कंसेप्ट है। टोटल आउटपुट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। सप्लाई तो अब भी आपने सीखा, क्या है सप्लाई, जो आप सेल करने के लिए रखे हो उसको बोलते हैं सप्लाई। ओके, घर में भी आप कुछ चीजें रखे हो भर भर के, क्या वो सेल करने के लिए नहीं, या कि आपने गोडाउन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है,
और आपने अभी तक उसको शॉप में लाया नहीं है, तो क्या वो सप्लाई के लिए है? वो डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं जो गोडाउन में रखा है, समझ लो वो क्या है? स्टॉक। और जो आपने टोटल मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको बोलते हैं टोटल आउटपुट। लाइन बाय लाइन देखते हैं। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज टोटल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड। जितनी आपने प्रोड्यूस की है उसको बोलते हैं क्या? टोटल आउटपुट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। स्टॉक क्या होता है? total quantity of a commodity available for sale with a seller at a particular point of time। उसके पास available for sale है, क्या वो सेल कर रहा है क्या उसको? नहीं, available for sale है at a particular point of time। कहीं लिखा है क्या at particular price? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी particular point of time में इतना उसके पास स्टॉक है। और इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। समझो, पहले क्या होगा? हम पहले क्या करेंगे? आउटपुट करेंगे। सेकंड क्या करेंगे? उसका स्टॉक बनेगा। ओके, उसके बाद हम जितना स्टॉक होगा उससे सप्लाई करेंगे। ऐसे बोल सकते हो 100 आपके पास यूनिट में बात करो लेमन लैंग्वेज में क्या बोलोगे? 100 यूनिट है आपका टोटल आउटपुट, उसमें से 80 आपके पास अभी स्टॉक में है, 20 का जो भी किया आपने, और उसके बाद आपने 60 क्या किया? आपने सप्लाई किया है। ओके, सो आप बोल सकते हो अब स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। यदि स्टॉक ही नहीं रहेगा तो सप्लाई कैसे करोगे? ओके, इट इज अ पोटेंशियल सप्लाई। पोटेंशियल सप्लाई क्यों बोला है? मैक्सिमम आप इतना सप्लाई कर सकते हो, इसलिए स्टॉक को क्या बोला गया है? पोटेंशियल सप्लाई। वर्ड फील कर पा रहे हो क्या? जा रहा है के अंदर? पोटेंशियल सप्लाई मतलब मैक्स टू मैक्स आप कितना सप्लाई कर सकते हो जितना आपके पास स्टॉक है। फिर वही वही उसने 200 बार घुमा घुमा के लिखा है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉक भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो आप कंफ्यूजन नहीं हो तो आप बोल सकते हो प्रोडक्शन किया उतना ही क्या हो गया? स्टॉक है। या कि आप बोल सकते हो कि कुछ चीज डैमेज हो गया है, कुछ चीज परफेक्ट प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इसलिए 80 स्टॉक बोला। ओके, नॉर्मली स्टॉक एक्सीड्स सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक। क्या बोल रहा है मेन? स्टॉक क्या रहता है? ज्यादा रहेगा जनरली। कैसे केस में? सप्लाई से। सप्लाई कितना है? 60, स्टॉक कितना है? 100। समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश, स्टॉक मे बी इक्वल टू सप्लाई। किस केस में स्टॉक और सप्लाई दोनों इक्वल होता है? पेरिशेबल गुड्स में। और ड्यूरेबल गुड्स के केस में स्टॉक कैन एक्सीड द सप्लाई। उसने एक वो भी मेंशन कर दिया है। तो यहां पास दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बोल दिए। टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक। ओके, सो उसको बोलते हैं क्या? स्टॉक। सोर्स के बारे में बोला है, पोटेंशियल सप्लाई के बारे में बोला है, प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन करने से क्या होगा? आपकी स्टॉक इंक्रीज होगी। विदाउट स्टॉक आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। और पेरिशेबल गुड्स के लिए स्टॉक एंड सप्लाई दोनों सेम रहता है, एंड ड्यूरेबल गुड्स के लिए जनरली क्या रहेगा? स्टॉक इज मोर देन सप्लाई। अब सप्लाई क्या है? बहुत ही पहले ही सप्लाई पढ़ लिया था। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। क्यों बोला? सब कुछ सेम है, जो स्टॉक है वो सब बेचना है ही हमको। हमको रख के घर में अपने शादी में ऐसे कुछ नहीं करने का है। एक 2500 एक शादी, हमेशा ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस क्या है? वहां पास एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बोला है जो कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। क्या आप बेचने वाले हो? नहीं। वो किस क्या देख के बेचोगे आप? प्राइस, टाइम, क्वांटिटी। कितने प्राइस में बेचोगे, कब बेचोगे, और कितनी क्वांटिटी में बेचोगे। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार सप्लाई को उसने डिनोट किया है क्योंकि पूरा टॉपिक कहां है? सप्लाई एनालिसिस है। सबसे फर्स्ट है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल। हम सेल कर रहे हैं बाय अ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। तो फिर से क्वांटिटी आया, टाइम आया, और तीसरा प्राइस आया। समझ में आया पूरे डेफिनेशन में भी? सो तब जाके वो सप्लाई स्टेब्लिश होता है, अदरवाइज सप्लाई हो ही नहीं सकता। मैं एक काम करूं,
वेकेशन, दिवाली वेकेशन में बैच स्टार्ट करो, वहीं बस खत्म कर देता हूं। समझ में आ रहा है क्या? कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। ओके, तो आप सब समझदार हो। एक और वर्ड यूज करता है बहुत बार, वो सप्लाई एंड स्टॉक के ऊपर डिफरेंस बिटवीन पूछता है। किस किस के ऊपर पूछता है? स्टॉक एंड सप्लाई के ऊपर। जब आप एकदम ब्लड के अंदर रहेगा स्टॉक क्या रहता है और सप्लाई क्या रहता है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं है। सप्लाई क्या है? फ्लो कंसेप्ट है, बिकॉज फ्लो क्या है? उसके अंदर क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस का क्या है? फ्लो है। इट रिफर्स टू एन अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल इन अ मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से अ डे, वीक, मंथ। मतलब ओवरऑल वही डिफिनीशन को चार बार वो घुमा के फिर से लिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। ये देखो, ये स्टॉक ये स्टॉक, ये मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, ये स्टॉक है, और ये सप्लाई कर रहा है। गैसीज है ना। सो एक और पॉल जी आ गए थे, तो उन्होंने भी अपना ज्ञान दे दिया है, तो देख लीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन, बोल रहा है सप्लाई रिफर्स टू अ रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस, अमाउंट ऑफ गुड्स मतलब क्वांटिटी, एंड प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में वो सप्लाई करना चाहता है कि नहीं, टाइम। फिर एक एग्जांपल लिख दिया है। During given period of time, for example, farmer total output of rice is 4000 kg, total stock is 4000. If this price is rupees 40 per kg, he offers 1000 kg for sale. This is actual supply. Okay, so output supply दोनों आपस में डिफरेंट है, ये आपको समझाने की उसने पूरे पेज में कोशिश की है। क्या सबको समझ में आ गया है? हाँ। फिर से डिमांड शेड्यूल, डिमांड की बात बता रहा हूं, भूल नहीं गया। अरे मैं पता था। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ध्यान आ रहा है शब्द? एग्जैक्टली क्या है? सब कुछ सेम है, सिर्फ यहां पर क्या चेंज करना है? सप्लाई वर्ड। तो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। यहां पास वहां पास क्या था? डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो एक बार मेरे साथ सब लोग बोल दो, क्या है? सप्लाई schedule is a tabular representation of a functional relationship between the price and the quantity supplied of a particular commodity. इतनी लाइन कभी याद होती जिंदगी में? लेकिन आपको पता है कि इससे एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, डबल बेनिफिट है। सप्लाई पूछे या कि डिमांड पूछे, तो अपन तो पता है। और ये इंडिविजुअल सब जब भी इस प्रकार के कुछ कंपैरिजन और डिफरेंस रहते हैं ना, तो वो एग्जाम में आते हैं, भले आपके वो एक्सरसाइज में दिए हो ना दिए हो, मेरे बुक्स में दिए रहेंगे, डोंट वरी। सो एक कौन सा डिफरेंस बिटवीन बन चुका है अभी तक? स्टॉक एंड सप्लाई। दूसरा डिफरेंस बिटवीन किसका बनेगा? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल में बन जाएगा। ओके, सो बहुत हो गया, यहां से पढ़ा दिया मैंने बहुत आपको। चल देखो, कुछ और करो, ये लो। खुश हो गए? चलो, आपके मन की शांति के लिए, आपको गंदा गंदा दिख रहा है। सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, फिर से वहीं आ जाते हैं। अब आपको भी समझ में आ गया है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के अंदर क्या लिखेगा। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर, दैट यहां पर इंपॉर्टेंट कौन है क्या पता है आपको? प्रोड्यूसर नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा क्या इंपॉर्टेंट है?
विलिंगनेस भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझदार कोई बताएगा? आप बहुत इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि ये पूरे पूरे वर्ड इंडिविजुअल को आप ये हटा दोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कहीं पास भी इसको लेमन लैंग्वेज में अ प्रोड्यूसर मतलब सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर सप्लायर जो भी बोलो, लेकिन आप समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है चीजें। सो पूरे डिफिनेशन के लिए तो आप क्या लगा दोगे, पूरी मीनिंग की व्हाट लग जाएगी। यहां बस इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगल सेलर, अ पर्टिकुलर, अ प्रोड्यूसर। ओके, वो वन के बारे में डिनोट करना की कोशिश कर रहा है। So individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a single seller, that a producer willing to sell at a particular price at a particular given period of time. So अब आज के बाद आपको चाहे डिमांड हो, आपने पूरी डिफिनेशन पढ़ी, सो डिमांड भी किस चीज पे, तीन चीज में डिपेंड करता है। फिर से वहां भी क्या रहेगा, प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। समझ में आ रही बातें? सो वहां पास आखिरी का ना आप यहां तक लिख लेते हो, आखिरी में ये टाइम और प्राइस लिखने, क्वांटिटी ये सब लिखने में डरते हो, डिफिनेशन याद रहती है। आपको क्या लिखना है लास्ट में, बस एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और क्वांटिटी तो ऊपर ही आ जाता है डिफिनेशन में या मीनिंग में। ओके, आप क्या दो चीज छोड़ देते हो, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों ऐड करना जरूरी है। अब सप्लाई शेड्यूल में 20, 10, 20, 30, 40, 50 जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपका सप्लाई क्या हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी क्या इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। 100, 200, 300, 400 एंड 500। ओके, फिर आपको उसका टेबल का एक्सप्लेनेशन देना है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी एक्सप्लेन कर रहा है टेबल। एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हायर द डिमांड। डिमांड आ गया, मैं मालूम है ब्लड में एकदम डिमांड, सबको डरा रहे हो तुम। Lower the price, lower the quantity demanded of quantities of a commodity supplied, and same case को होगा at the higher the price of a commodity, higher the quantity supplied. Okay, so वहां पास एक एक एग्जांपल लिख देना है, 10 रुपीस में 100 और 50 रुपीस में 500। So इसके आगे कभी आप other things being remain constant, higher the price of a commodity, higher the quantity supplied, and lower the price of a commodity, lower the quantity supplied। तो ये सिस्टम में भर लोगे, पढ़ने वाले और सुनने वाले और याद रखने में भी दोनों इजी रहेगा आपको। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन है। चलो, सो आपको पता ही है। अब यहां मैंने आपको और भी चीख चीख के आपको बहुत बार बताया है कि सप्लाई का शेड्यूल कुछ इस टाइप से बनता है। डिमांड ये किसका है, ऑटोग्राफ। और डिमांड का कैसे बनेगा, और सप्लाई ये क्या है आपका, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब इसको बोलेंगे अरेंज मैरिज नहीं, इसको बोलेंगे लव मैरिज। और ये क्या है, इसको लव मैरिज बोलेंगे और इसको बोलेंगे इनवर्स। फिर से शादी में आ ही जाते हो सर। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब आपका दो अलग डायरेक्शन में जाते हैं, बाद में प्यार होता है। ठीक है, ये आपका अरेंज मैरिज है, डिमांड। ठीक है, सो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं चाहो तो। ये देखो, ये क्या आपका क्वांटिटी, डिमांड नहीं, अच्छा डिमांड से निकल जाओ, निकल जाओ, मेरे को भी बहका रहे हो। ओके, सो ये क्या है आपका, ज्यादा पढ़ने का असर है। क्या बोल रहा है आप सुन रहे हो, बोलता है प्राइस सप्लाई। कहां से आते हैं, इनको लेके जाओ। 100, 200, 300, 400 एंड 500। यहां पर क्या आएगा प्राइस, 10, 20, 30, 40, 50। ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ये इस तरह आपको दिख रहा है। ये मालूम है क्या है, ये पेन इतनी मोटी सी आप लिखते हो क्या, आप स्केच पेन से लिखते हो क्या नोटबुक में? मैं पेन से लिखता हूँ। सो ये 10 मैच हुआ, देखो अब कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 10 हुआ,
ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, ये 40 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ, सो ये लो, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 रुपीज में 300, 40 रुपीज में 400 एंड 50 रुपीज में 500। अभी ज्वाइन कर लेना, जिंदगी में खुशी मिल जाएगी आपको। ये लो, खुश? समझ आया? आपको भी ऐसे बनाना है, लाइन ड्रॉ करके उसके बाद ये सब मत करना, ओके? और वन मोर थिंग, जब एग्जाम में करो ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। चिप्स खा लो। मैं क्या बोल रहा था, यहाँ आओ। एग्जाम में जो ये रूरल लाइंस ऑलरेडी दी हुई रहती है ना, कहा, जैसे ये देखो, मैं भी, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं है आपके नोटबुक में, लेकिन मेरे पास है। सो आप ना हमेशा ना इसको मार्क करो, 2-2 में करो, नहीं तो 1-1 में करो। सो आपका बराबर से क्या होगा, मेजरमेंट अच्छे से आ जाएगा, एटलीस्ट एक साइड का तो आ जाएगा, ओके? अपोजिट साइड का जजमेंट से बना लेगा। चलिए अभी आगे, अब उसको एक्सप्लेन करेगा। क्वांटिटी सप्लाइड ऑन शोन ऑन दी एक्स एक्सिस एंड प्राइस shown on a y-axis. Supply curve SS slopes upward from left to right. So slopes upward from left to right क्या कर रहा है? Slope कर रहा है। अच्छा, and indicating the direct relationship. तो मैंने ऑलरेडी ये चीजें हाईलाइट की हैं, आपकी कोरी कोरी बुक में कुछ चीजें हाईलाइट कर लो, मैंने नोट्स में दिए हुए हैं। स्टिल कुछ दिन के बाद आपको याद भी नहीं आएगा, ऐसा भी कुछ होता है। अरे क्लास में पढ़ते हो इस प्रकार से स्टडी कर लो कि बराबर से वो चीज बस देखा, हो गया, अच्छा हाँ सर बराबर बोल रहे थे, वो सही बोलते हैं सर, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। एक अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो कर्व, एक कर्व के बारे में लिख लो, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखो, ये अपवर्ड है, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, खुश, और ये क्या है, एसएस सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। आ जाओ, अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है? मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन of showing different quantities of a commodities which all producers are prepared to sell at a different price at a given period of time. टाइम क्या रहेगा? एक रहेगा। यहां पास क्या है? क्वांटिटी भी डिफरेंट है, प्राइस भी डिफरेंट है, सिर्फ टाइम सेम है, ओके? सो यहां पास इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, सो यहां बस क्या है? क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर्ड टू सेल एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डिफरेंट प्राइस बट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो टेबल में वैसे ही दिया हुआ है, प्राइस ऑफ कमोडिटी है 10, 20, 30, 40, 50, बट यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड बाय सेलर ए है, सेलर बी एंड सेलर सी है। एक क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेंटालिटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस रहते हैं। जैसे अंबानी जी पहले फ्री में बांट देंगे, फिर उसके बाद पैसे चार्ज करेंगे। कुछ रहते हैं स्टार्टिंग से पैसे चार्ज करेंगे, कुछ रहते हैं कि चालू होने से पहले ही पैसे ले लेते हैं, जैसे हुंडई, टाटा। मालूम है ना आपको, कार मिलने से पहले 1 साल पहले से आपके पैसे लेके रखते हैं। समझ रहा है कंसेप्ट? जिसने बुकिंग अमाउंट, नहीं तो कार नहीं मिलेगी। आज आप कार बुक करोगे तो 6 महीने या 1 साल बाद मिलेगी। गॉट माय पॉइंट? सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलर रहते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। बहुत सोर्स ऑफ पावर लगती हो कार खरीदने को भी, जिसमें आपको अपने करोड़ों रुपए जलने हैं, मत पूछो। सो मैं बोल रहा हूं ना, इतनी आसान जिंदगी नहीं है। क्या बोल रहा है? नेटवर्क, तो नेटवर्क रखना पड़ता है, नहीं तो आपको कुछ आगे आने वाली दुनिया में इतने आसानी से मिलने वाला नहीं है। ठीक है, देखो ये बोल नहीं सकता। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? आसान नहीं होता है, जो मिल गया वो भी कब तक रहेगा उसका भी भरोसा नहीं है। समझदार को इशारे काफी है। नहीं, किसी के फटे में नहीं हंसना चाहिए, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो याद रखना है हमको कि कब कभी हमारे पास भी आए तो अपने आप को संभालना है उस चीज को। ठीक है, सो ₹10 में सेलर ए ने 100 क्वांटिटी सप्लाई की, बी ने 200 एंड सी ने 300।
जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते गए, सबने जैसे 50 हो गया तो उसने ए ने कितना सप्लाई करना चालू किया 500, बट सी ने कितना सप्लाई करना चालू किया 700। जब हम पर्टिकुलर प्राइस 10 की बात करें तो सेलर ए बी सी डी ई जितने भी आपके हैं, ए बी 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 ए सी ए, जो भी आपके सेलर्स हैं, जितने भी मार्केट में सेलर हैं, उन सबकी क्वांटिटी टोटल करके कितनी आ रही है 600, जिसको बोला जाता है मार्केट सप्लाई। और ये आपका कंटेंट अब किसी भी काम का नहीं है, शेड्यूल के अंदर 10 और 600 आने वाला है। ओके, तो ये प्राइस बन जाएगा, ये और ये क्या बन जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ऐसे काट मत देना एग्जाम में। चलो यहां तक हो गया आपका। सो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, मार्केट सप्लाई का क्या आएगा। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया ना ये आपका। अब वो वही चीज फिर से बोलेगा, मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सप्लायर ऑफ सेलर ए बी सी एट अ डिफरेंट प्राइस। एट हाईएस्ट प्राइस मार्केट सप्लाई इज हाईएस्ट, एंड एट लोवेस्ट प्राइस द मार्केट सप्लाई इज लोवेस्ट। वही ज्ञान देना है आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन, यहाँ पास जो आपका था 100 200 300 400 500, यहाँ पास मार्केट सप्लाई आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम। यहां पास भी एसएस सप्लाई कर्व जो है, ये एसएस सप्लाई कर्व जो है वो क्या रहेगा, स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग फिर से क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द मार्केट सप्लाई। अब आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो इस प्रकार से ऑल प्रोड्यूसर का ये कंसेप्ट था। ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर्ड टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइस था 30, क्वांटिटी सप्लाई था ए बी एंड सी का। ए सेलर पर्टिकुलर 100 कर रहा है, बी 200, सी 300, सो अकॉर्डिंगली टोटल मार्केट सप्लाई कितना हो गया 600। सो अभी हमको इसका कोई भी काम नहीं है, हमको काम किसका रहेगा, सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी मार्केट सप्लाई का। सो वही चीज सेम लिखा है, एट अ हाईएस्ट द प्राइस हायर द मार्केट सप्लाई एंड लोवेस्ट द प्राइस लोवेस्ट द मार्केट सप्लाई। ओके, उसी को बेस रखते हुए प्राइस आ गया। यहाँ पास जो क्वांटिटी सप्लाइड था वो कितने थे 100 200 इंडिविजुअल के थे, यहाँ पास किसके आ जाएंगे मार्केट के थे। एसएस क्या रहेगा आपका सप्लाई कर्व, ये कर्व जो है अपवर्ड साइड जाएगा, वो भी कहां से लेफ्ट टू राइट, और रहेगा क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रही क्या चीजें। अब आते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड आ जाओ। कुछ लोग का डाउट है कि सर जब प्राइस क्या हो रही है डिमांड के केस में, आप बोल रहे हो कौन सी पेन है, ब्लैक पेन यूज किया करो सर। क्या हो रहा है, ये क्यों रहा है ये। पढ़ाने नहीं दोगे। हाँ याद था। सो डिमांड के केस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये आज। डिमांड जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस जब डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। लेकिन सप्लाई के केस में क्या हो जाता है, सप्लाई के केस में जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। सर तो फिर प्राइस पर्टिकुलर कमोडिटी की कैसे डिसाइड हो, प्राइस किसी भी कमोडिटी की कैसे डिसाइड हो। सो ये प्राइस इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा, इधर आओ। सो प्राइस इक्विलिब्रियम एक कंसेप्ट होता है जो कि एक ऐसा सिचुएशन आता है जिस एक ऐसा प्राइस जहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों क्या जाके हो जाते हैं इक्वल। सो वो पॉइंट को बोलते हैं क्या,
इक्विलिब्रियम पॉइंट या प्राइस इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं वो दिखा देता हूं, डोंट वरी। ये देखो, ये चैप्टर 5 में आएगा कैसे एक डिमांड, इसी तरह एक डिमांड का डायग्राम बनेगा बार, ओके, इसी प्रकार एक सप्लाई का बनेगा। जो ये पॉइंट बनेगा और ये जो प्राइस रहेगा, वो पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट या कि प्राइस इक्विलिब्रियम। एक ऐसा प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल में आ जाएंगे। तो वही प्राइस में डिमांड, वही प्राइस मार्केट में रन होती है और लोग उसी में सप्लाई करते हैं और उसी में डिमांड करते हैं। और जैसे ही सप्लाई डिक्रीज होगी और डिमांड इंक्रीज होगी, वैसे ही प्राइस में भी क्या आएगा? चेंजेस आता है मार्केट में। समझ में आ रहा है क्या? ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझ में आ ही जाएगा कि जो कि डिमांड मार्केट जो फोर्स है, डिमांड फोर्स एंड सप्लाई का फोर्स है, उससे क्या अपने आप एक पर्टिकुलर प्राइस आके स्टैब्लिश होती है। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में ही इक्विलिब्रियम प्राइस है उसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। यहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सब दिख रहा है कि आपको आता है स्टिल, लेकिन हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? वहां था क्या? टेट पिक्स पाउना। यहाँ पास क्या है? गेट पिक नो। ऑन करना है क्या? कुछ अच्छी मेमोरी टेक्निक बोलो। नो गेट पिक नहीं, नो गेट पिक में वो क्या आ जाएगा? वो टेट पिक्स पाउना का कंसेप्ट से चल रहा था। यहाँ पास भी वही था, मैंने बोला था ना, वहां टैक्सेशन पॉलिसी लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? गवर्नमेंट पॉलिसी। वहां पास क्या था? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। स्टेट ऑफ यहाँ टेक्नोलॉजी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी प्राइस ही है वही, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, नेचुरल कंडीशन एंड अदर फैक्टर्स है। यही कुछ पॉइंट्स है जिससे अपन का क्या बनेगा? आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, so do one thing, law of supply, determinants of supply and change in supply and variation in supply हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे और इस तरह हमारा चैप्टर होगा ये भी क्या? एंड। बाकी ये जो कॉपी है विल रिमेन सेम, सिर्फ वहां डिमांड की जगह सब जगह क्या आने वाला है? सप्लाई। So that's it for today. See you all in the next lecture. Take care. Bye bye.